की एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये मेरे पास व्हीकल की क्लास है और बस मैं फ़िलहाल इसकी चाइल्ड क्लास को सिंपल सा रख लेता हूँ। ये मूव एक ही रखते हैं इसमें, चूँकि नया लेक्चर है इसको इस तरह कर। ये मेरे पास व्हीकल क्लास है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है और एक मूव का फंक्शन है, ठीक है। चाइल्ड क्लास के अंदर सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर मैं बना देता हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और एक मूव का फंक्शन आ गया, इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास मेमोरी में वो एरिया, आसान अल्फाज में समझ लें कि वो एरिया जो हमारे प्रोग्राम का है, उसके अंदर अगर मैं बहुत ज़्यादा मेमोरी लेना शुरू कर दूं तो इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, मेमोरी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने लगेगी। मैं क्या करता हूँ, टेम्परेरी तौर पे जो खाली एरिया है, इसको हीप भी बोलते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट सारे मैं यहाँ पे बना रहा होता हूँ और उनका सिर्फ पॉइंटर मैंने यहाँ रखा होता है ताकि स्पेस यहाँ पे ज़ाया ना हो। जैसे P1 जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए बन गया है, P2 इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, P3 इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने एक लेक्चर में थोड़ा सा बताया भी था, ज़रा मैं सिंपल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटीजर x बनाता हूँ, तो इंटीजर x यहाँ पे मेरे पास इधर आ जाता है, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम का जो मेमोरी है और ये मेरे पास। अगर मैं ये कहता हूँ न्यू इंटीजर, इसका मतलब है कि यहाँ से आप देखो ये जो हीप है, इधर हो सकता है और प्रोग्राम्स आपके लोड हो, इस खाली एरिया में देखो किसी भी जगह पे एक इंटीजर बना दो, 2 बाइट्स का है, 4 बाइट्स का है, वो आप यहाँ पे बना दो डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्चर। अब मैंने यहाँ पे बना लिया एक इंटीजर, यहाँ पे मैंने दूसरा इंटीजर बना दिया और मैं कहता हूँ इन दोनों की वैल्यूज़ को अब मैं ऐड करना चाहता हूँ या इनके अंदर कुछ स्टोर करना चाहता हूँ। तो कैसे स्टोर करूँगा, मुझे तो पता नहीं है कि कहाँ पे पड़ी है, इनका क्या नाम है क्या नहीं है। तो इनका नाम देने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इंटीजर स्टार P1 इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंटर बना दो P1 और मेमोरी में एक हीप में एक इंटीजर बना के उसका एड्रेस इसमें स्टोर कर दो P1। इसका मतलब ये कि P1 के थ्रू अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। बात की समझ आ रही है? इसी तरह मैं कह देता हूँ इंटीजर स्टार P2 इज इक्वल टू। तो अब मेरे पास P2 बन गया जो कि इसको एक्सेस कर रहा है। अब मैं किसी भी वक्त कह सकता हूँ स्टार P1 इज इक्वल टू 20, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। स्टार P2 इज इक्वल टू 30, इसकी वैल्यू 30 हो गई। मैंने इन दोनों को जमा कर लिया, सी आउट कर दिया, स्टार P1 प्लस स्टार 2, इनको मैंने जमा कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया। और मेरा काम जब ख़त्म हो गया तो मैं कह देता हूँ डिलीट P1 डिलीट 2, ये मेमोरी से ख़त्म हो गए। तो इससे पहले तो आप मेमोरी से ख़ुद से नहीं ख़त्म कर सकते थे। अब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये कि बाय द टाइम, मतलब ऐसे टाइम पे जब मुझे कोई चीज़ चाहिए मैं मेमोरी में बना देता हूँ और जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है उसको मैं एक साथ साथ क्लीन कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक वक्त में सारी मेमोरी भर रही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 50 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ थ्रू आउट द प्रोग्राम, लेट्स सपोज मेरा यूज़र 1 घंटे में 50 ऑब्जेक्ट्स उसके बन रहे हैं और वो 50 के 50 मेमोरी में मौजूद हैं और डिलीट नहीं हो रहे, तो उन सब ने स्पेस ली हुई है। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको मैंने यूज़ करना है उसको यूज़ किया, जिसको मैंने नहीं यूज़ करना उसको नहीं यूज़ किया। अब मैं इसी एग्जांपल को, ये जो मैंने ऊपर ये चीज़ लिखी है, इसको आप ज़रा सा गौर से देखें, ठीक है। ये लाइन मैं नीचे लिखता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास इस वर्जन में थोड़ा इशू है, इसी लाइन को सारे को हटाता हूँ और इस लाइन को यहाँ हम लिखते हैं इंटीजर स्टार P1। तो न्यू का वर्ड क्या करता है, मेमोरी में हीप में मुझे एक स्पेस बना देता है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसका नाम है कोई भी डेटा, और इसके अंदर मैं कहता हूँ पब्लिक में या प्राइवेट में इंटीजर x है, y है, z है, और इस तरह के कोई 50 वेरिएबल्स हैं। हर वेरिएबल लेट्स सपोज 4 बाइट लॉन्ग है, तो इसका कितना साइज़ हो गया? हाँ, कितना हो गया? 200 बाइट्स हो गया। तो अब अगर मैं अपनी मेमोरी में इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मेमोरी में 200 बाइट्स ये लेगा, एक दूसरा बनाऊँगा फिर 200 बाइट्स लेगा, फिर 200 बाइट्स लेगा। तो मैं अगर ये करता हूँ कि मैं कहूँ इसको हीप में मैं बनाता हूँ, तो हम कुछ रूल्स को देखते हैं कि यहाँ पे चूँकि हमारे पास पॉइंटर बन रहा है, तो पॉइंटर का रूल ये है कि जिस टाइप का पॉइंटर होगा उस टाइप की चीज़ को ये पॉइंट करेगा। समझ आ रही है? अब नॉर्मल तौर पे मैं इंटीजर बनाता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ? इंटीजर x। और नॉर्मल टाइप पे जब मैं इस डेटा का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं लिखता हूँ डेटा ऑब्जेक्ट। अगर आप देखें तो ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल है, एक ही चीज़ चल रही है ना, एक ही तरह। जैसे आपने इंटीजर x लिख दिया या आपने लिख दिया फ्लोट x, इसी तरह डेटा x भी कह सकते हैं इसको। क्लियर है? इसी तरह ये डेटा बेसिकली जो क्लास है इसको हम कहते हैं ये इस ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप है। जैसे x की डेटा टाइप इंटीजर है, y की डेटा टाइप फ्लोट है, x की डेटा टाइप डेटा क्लास है। तो अगर मैं इसका पॉइंटर बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे भी डेटा होना चाहिए और यहाँ पे भी डेटा होना चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास उसका पॉइंटर में P1 लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, लेकिन वो पॉइंटर होगा। अब ये क्या करेगा? 200 बाइट्स का ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी में और उसको P1 से हम एक्सेस कर सकेंगे। इस केस में क्या था? इस केस में क्या था? जब आप इस तरह लिखते हैं डेटा x, तो आपके पास मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसको हम कह देते हैं कि ये x ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे पास मेमोरी में जगह जा रही है, यहाँ पे मैं उस फ्री एरिया में काम करूँ और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं लिख दूँगा डिलीट P1 और ये मेमोरी में से इसको वो ख़त्म करेगा। मतलब ख़त्म इन द सेंस कि मेरा ये पॉइंटर जो होगा ये अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा और ये मेरे लिए कचरा है, गार्बेज हो गया है। इसके ऊपर कंप्यूटर कुछ भी डालना चाहते हैं, मेरा डेटा नहीं ख़राब होगा, मेरा इसके साथ काम नहीं है। तो समझ आ रही है? अब फ़र्क क्या होता है? ये जो कमांड्स हैं न्यू और डिलीट, ये कहलाते हैं हमारे पास कि हम डायनामिक मेमोरी, हम डायनामिकली जिस वक्त ज़रूरत है उस मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों तरीक़ों में काम करने में? जब मैं कहता हूँ मेरी क्लास है, लेट सपोज क्लास का नाम मैंने, वैसे आमतौर पे क्लासेस का नाम हम लिखते हैं, रूल ये है कि कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है? ये मेरी क्लास है, इसके अंदर बहुत चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की। इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दो तरीके से बनाता हूँ। एक तरीका क्या है जो हम अभी कर रहे थे कि डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है? एक तरीका हम अभी सीख रहे हैं कि डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर लो और उसको न्यू डेटा में कॉल। अब अगर इसके अंदर एक वेरिएबल है x, तो हम यहाँ पे क्या करते थे? हम कहते थे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास डॉट ऑपरेटर था, यहाँ पे हमारे पास एरो ऑपरेटर है, माइनस और ग्रेटर देन। समझ आ रही है? तो पॉइंटर के थ्रू जब आप उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो आपको फिर ये चीज़ लगानी पड़ती है। एग्जांपल हम देखते हैं। पहले मैं इसको चाइल्ड क्लास को ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है? हम सिंपल व्हीकल के ऊपर देखते हैं कि व्हीकल की क्लास है, उसको मैं बनाऊँगा और कैसे कैसे बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ व्हीकल, पहले तो हमारा नॉर्मल तरीका व्हीकल टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट 1 बना दिया और फिर मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट 1 डॉट मूव। ये दो तरीके में, एक तरीका है मेरे पास, ठीक है? इसको मैं रन करता हूँ। क्या गलती की है? ये नहीं लगा।
व्हीकल इज़ मूविंग। अब सेकंड टेक्निक, इसी के नीचे मैं लिखता हूँ व्हीकल टाइप का ऑब्जेक्ट 2 है, लेकिन ये क्या है, इसको पॉइंटर होना है, इज़ इक्वल टू न्यू व्हीकल, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ स्टार ऑब्जेक्ट 2, उसने आगे बता दिए इसके, मैंने कह दिए, देखिए क्या एरर आ रहे हैं। मुंह में तो हमने नहीं पास किया कुछ। अच्छा, ये मैं शायद इधर हमें वो नहीं लगाना, ठीक है। अब काम कर रहे हैं, तो दोनों तरीके हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लें, अगर मेरे पास यहाँ पे एक व्हीकल में एक दूसरा कंस्ट्रक्टर होता, व्हीकल इंटीजर x, और वो ये कहता सी आउट स्लैश व्हीकल x। अब मैं ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसे कॉल करूँगा, इस केस में मैं साथ लिख दूँगा लेट्स सपोज 20, तो इसकी स्पीड 20 होगी। इधर मुझे बताना होगा, इधर भी लेट्स सपोज 30। तो अब मैं दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। व्हीकल 20 और व्हीकल इज मूविंग विद 30 स्पीड। समझ पड़ रही है? तो इसके अंदर हमने स्लैश एन नहीं लिखा, तो हाँ ज़रा ज़्यादा सही तरह से नजर है, ठीक है। ये पहली टेक्निक है, ये दूसरी टेक्निक है। अब जब मैं इनहेरिटेंस करता हूँ तो क्या मसला आता है, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास चाइल्ड, और चाइल्ड का पेरेंट जो है पब्लिक व्हीकल। अब चाइल्ड के अंदर व्हीकल के तमाम ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, टेक्निक नंबर 1 ख़त्म। इधर हम ये कहेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है यहाँ पे, और जो फिजिकली ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी में वो उसकी टाइप क्या है, व्हीकल है। मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कह दूँ कार और कार, लेकिन चूंकि कार के अंदर मेरे पास अभी ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बना तो ये एरर देगी, तो मुझे कार को इनिशियली इस तरह बनाना है अनटिल अनलेस कि मैं उसका फंक्शन दे दूँ। हाँ ओ सॉरी चाइल्ड है, यहाँ पे कार देना है, ठीक है। काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, सारा कुछ पेरेंट से आ रहा है। तब ऐसे करते हैं, इसके अंदर डिफाइन करते हैं। पहले हम कह देते हैं कार का अपना एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पब्लिक के अंदर कार का कंस्ट्रक्टर हो और उसमें लिखा हुआ है सी आउट कार, ठीक है। और इसके अंदर मूव का भी अपना फंक्शन हो, वॉइड। अब मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कम्प्लिकेशंस में नहीं जाते, सिर्फ ओवरलोड कर रहे हैं। स्लैश अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट कार का बना रहा हूँ तो मेरे पास कार के फंक्शंस चल रहे हैं। पेरेंट का व्हीकल ये तो बनेगा ना खामखा व्हीकल, उसके बाद कार क्रिएट होगा, फिर कार इज मूविंग। अगर मैं व्हीकल बना रहा हूँ तो व्हीकल मूव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हो आप ये एज्यूम करें कि मेरे पास, मैं सपोज कोई गेम बना रहा हूँ,
और उसके अंदर मेरे पास कार भी है, जीप भी है, बाइक भी है, बहुत सारे हैं। और यूज़र किसी एक को सेलेक्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। बस आपको कहते हैं ना सेलेक्ट योर कार, आपने ड्रॉप डाउन में जाके सेलेक्ट की, जो आपने कार सेलेक्ट की तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाए। अब हम हर बार इस सारे को लिखने की जगह हम ये कर सकते हैं, रूल ये कहता है, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेजेस के अंदर रेफरेंस वेरिएबल, क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल या पॉइंटर, और इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। और से इस कॉन्सेप्ट को समझे, फिर आपको समझ आएगा मैं कह रहा क्या हूँ। हमारे पास जब भी हम कहते हैं लेट्स सपोज कार स्टार तो ये चीज़ जो है बेसिकली ये मेमोरी के अंदर फिजिकली कुछ बना देती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को हम रेफर किस नाम से कर रहे होते हैं, इससे, तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल, टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल is equal to type of object। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर, जो कहता है कि पेरेंट का आप रेफरेंस बना के इसको किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। पेरेंट का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, क्लास है शेप, और फिर इस क्लास की, ये जो भी क्लास है, इस क्लास की चाइल्ड क्लास है सर्कल, फिर इसकी चाइल्ड क्लास है स्क्वायर एंड सो ऑन। इसके अंदर एक फंक्शन है एरिया, इसका मतलब है इसके अंदर वो ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि एरिया डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। इसका डिफरेंट है, ट्राइंगल का डिफरेंट है, रेक्टेंगल का डिफरेंट तरीके से है, तो आपको ओवरराइड करना होगा। हम असल में ऐसे ऐसे इस चीज़ पे आ रहे हैं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कहते हैं यूज़र ने जो भी इनमें से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उन सब को ये शेप का वेरिएबल्स हैंडल कर सकता है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि वेरिएबल ऑफ पेरेंट कैन बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनी चाइल्ड। टेक्निकल अल्फाज में इसको ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, इसको इंस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि व्हीकल टाइप का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू व्हीकल भी हो सकता है और कार भी हो सकता है, दोनों को ये एक्सेस कर सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पे तो हम इस ऑब्जेक्ट को न्यू व्हीकल कर रहे हैं, तो ये क्या कर रन करके दे रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। ये रन करके दे रहे हैं व्हीकल इज मूविंग एंड व्हीकल। अब मैं अगर यहाँ पे ये कह दूँ इज इक्वल टू कार, तो असूलन ऑब्जेक्ट कार का है, तो कौन से फंक्शंस रन होने चाहिए, कार इज क्रिएटेड एंड कार इज मूविंग। चले हम देखते हैं क्या होता है। कार इज व्हीकल पहले बनी, कार बनी, लेकिन व्हीकल इज मूविंग। ये क्यों? हालांकि मैंने तो कार ये वाली बना ली है और ये वाला फंक्शन मेरा हाइड हो गया है। उसकी वजह ये है कि हमारा कंपाइलर दो किस्म के काम करते हैं। एक कंपाइल टाइम पे वो चेक करता है कि भाई यहाँ पे ये मूव कौन सा मूव होना चाहिए। इस सूरत में वो रन टाइम पे चेक करता है। रन टाइम पे वो जाता है और कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट की असली टाइप क्या है, व्हीकल, तो व्हीकल वाला मूव चलाओ। लेकिन उसने यहाँ पे, अगर आपने नोट किया और से देखिए, ये टेक्निकल चीज़ है कि उसने कंस्ट्रक्टर जो था कार वाला चलाया। उसकी वजह क्या है, आप गौर से देखें तो ये मैं कार के आगे दो ब्रैकेट्स डाली हुई हैं,
इसका मतलब मैं इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, या दूसरे अल्फाज में मैं अगर खाली भी छोड़ता तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। तो कार का कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करता हूँ, कार बन जाती है, व्हीकल बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि उससे कौन सा फंक्शन रन करना है वो उसको नहीं पता चल रहा। अब मैं कैसे फोर्स करूँगा कि ऐसी सूरत में, क्योंकि अगर मैंने मिसाल के तौर पे शेप बनाई होती और उसमें एरियाज़ होते, तो सर्कल का भी एरिया वो शेप का बता रहा होता, हर एक के अंदर पेरेंट वाला बता रहा होता, तो हमारे पास तो प्रॉब्लम आ रहा था। अब ऐसी सूरत में मैं कैसे फोर्स करूं कि भाई ऑब्जेक्ट ये इसी टाइप का हो लेकिन मूव चाइल्ड वाला रन हो। ऐसी सूरत में हम एक लफ्ज़ यहाँ पे आके लिख देते हैं कि भाई उस फंक्शन के साथ लिख देते हैं वर्चुअल। क्या लिख देते हैं? अब जब मैं रन करूँगा इसी प्रोग्राम को तो क्या होगा? व्हीकल की जगह, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन वर्चुअल है। इसको जब पॉलीमॉर्फिज्म में आप रन करेंगे तो जो चाइल्ड के अंदर फंक्शन डिफाइन है वो वाला रन हो। ये रन टाइम पे डिसाइड करता है। जब आप वर्चुअल लिख लेते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जब आप वर्चुअल लिखते हैं तो जब आपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होता है, जब आपने यहाँ पे कह दिया व्हीकल, आपके पास एक क्लास है व्हीकल की, उसमें मूव का फंक्शन है, और आपके पास एक क्लास थी कार की, उसमें भी मूव का फंक्शन था। जब आपने इसके साथ वर्चुअल लिख दिया वी, तो मेमोरी में ये एक वर्चुअल टेबल बना देता है जिसके अंदर वो कहते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं कि जब भी मूव का फंक्शन कॉल होगा तो मूव के लिए इस, जब मिसाल के तौर में कहता हूँ व्हीकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कार, न्यू कार, तो वो कहते हैं कि इस मूव के साथ ये जब मूव रन होता है तो इसके लिए ये वाला मूव रन हो। समझ आ रही है? अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी भी चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, चलिए आप अभी थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम यहाँ पे एक और चाइल्ड क्लास कार की बनाते हैं, कार के साथ व्हीकल की जीप। ठीक है, अब इस बार जीप जो है वो व्हीकल की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना पिछली एग्जांपल से, ये भी व्हीकल की चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब ये है कि कार और जीप आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, दोनों का पेरेंट सेम है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पब्लिक जीप, और जीप के कंस्ट्रक्टर में मैं डाल देता हूँ cout/n जीप क्रिएटेड। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं एक void मूव बना देता हूँ, void अब यहाँ पे मैं इसी तरह जीप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, न्यू, ज़रा चार्जर लगा लेते हैं, इसको देखें, ये अब मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 बना लिया ताकि इनमें फ़र्क आ जाए। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट 2 है जो कि जीप टाइप का है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट 2 के मूव। अगर मैंने ये वर्चुअल ना लिखा होता, यहाँ पे मैंने वर्चुअल ना लिखा होता पेरेंट के अंदर, तो ये ओवरराइड तो होने थे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के केस में क्या करते, क्या हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म के केस में नॉर्मल तरीके से तो एक काम करते हैं। देखें, पॉलीमॉर्फिज्म के केस में व्हीकल क्रिएटेड, कार क्रिएटेड, और कार मूविंग की जगह फिर जीप के लिए मैंने बनाया, जीप क्रिएट हुई, उसके साथ उसका पेरेंट भी क्रिएट हो गया, लेकिन व्हीकल इज़ मूविंग कह रहे हैं। अगर तो मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म ना होता और यहाँ पे इसकी टाइप कार होती और इसकी टाइप जीप होती, तब ये बिल्कुल ठीक काम करते। ठीक है, व्हीकल कार इज मूविंग, व्हीकल जीप इज मूविंग। हाँ, नहीं, व्हीकल तो मैं एक क्लास दे रहा हूँ, गाड़ी।
कौन सा वर्ड? ये व्हीकल, आपका कहने का मतलब यहाँ पेरेंट? जैसे अपन ये व्हीकल लिखते हैं। हाँ, ये इसलिए लिखते हैं कि बाज़ औक़ात मेरे पास ये एक वेरिएबल है, मुझे समझ नहीं आ रही इसके आगे यूज़र की सिलेक्शन में मैं कार डालूँ या जीप डालूँ या क्या डालूँ। तो अगर मेरे पास रन टाइम पे मुझे पता चलता है, मैं क्या करता हूँ, पहले से पेरेंट क्लास का वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर कोई भी चाइल्ड मैं उसमें स्टोर कर सकता हूँ। ये एक ऑप्शन होती है, ठीक है ना। आपका ये पेरेंट कोई भी शेप इख्तियार कर सकता है। पॉली मीन्स मल्टीपल मॉर्फिज्म, शेप चेंज करना। तो मैं अब फोर्स करने के लिए कि ये ठीक काम करे, तो जिस फंक्शन के साथ मैं वर्चुअल लिख दूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब इसके पेरेंट के नाम के साथ, पेरेंट टाइप के पॉइंटर के साथ या रेफरेंस के साथ मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, तो वो पेरेंट वाले के साथ वर्चुअल देख के वो चाइल्ड वाले का रन करेगा। अब ये जब मैंने वर्चुअल लिख दिया, तो अब वो व्हीकल को रन नहीं करेगा, वो प्रॉपरली रन कर रहा होगा। यहाँ किसमें देखिए, जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें उस वक्त डिसाइड हो जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिस वक्त आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखें, एक ही कमांड लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंपाइल एंड, असूलन ये कंपाइल है और फिर ये रन है। समझ आ रही है? ये दो डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। مثلا आपने कंपाइल किया और फिर हार्ड डिस्क में जाके उस कमांड को जब रन किया, मतलब कंपाइल तो आप एक बार कर लेते हैं, रन तो आप बार बार कर रहे हैं। तो जिस वक्त भी आपने रन करना है वो रन टाइम कहलाता है। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि हम ये भी देखें कि चीज़ें क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रॉय भी हो रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ इस जगह पे व्हीकल का, ठीक है। ये व्हीकल की ये वाली चीज़ मैं ख़त्म कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ व्हीकल, ठीक है। व्हीकल को मैंने रिमूव किया मेमोरी से। इसी तरह कार का भी डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ ताकि मुझे पता चले ये चीज़ें मेमोरी में पड़ी हैं या रिमूव भी हो रही हैं जब मैं डायनामिकली इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये ठीक मैंने स्लैश एन किया हुआ है। हाँ, ये हो जाएगा रिमूव। और जीप को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। पहले मैंने इसको चलाया, यहाँ पे ज़रा सा लाइन वो करने के लिए ज़रा हमें पता चले दो चीज़ें डिफरेंट हैं। स्लैश एन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर स्लैश एन करते हैं ताकि हमारे पास फ़र्क पता चले दोनों का। मैं व्हीकल को ऑब्जेक्ट 1 को मेमोरी से डिलीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिलीट ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। और इसी तरह मैं कहता हूँ डिलीट, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं इस ऑब्जेक्ट 2 को भी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू करके उनको बनाया और मेरा काम ख़त्म हो गया तो उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमने वर्चुअल फंक्शन लगा के तो ये चीज़ ठीक कर दी है कि फंक्शन ठीक काम करे। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाना था, नीचे भी रह गया, इसका तो ठीक है मेरे ख्याल से। ये व्हीकल क्रिएटेड। अच्छा, इसको मैं ज़रा सा एक चीज़ रह गई है, जब आपको आउटपुट, मैं चाह रहा हूँ आउटपुट से आपको समझ आ रही हो कि हो रहा क्या है और मैं किस जगह पे जा रहा हूँ। ये आखिरी टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। व्हीकल क्रिएट हुई, हमने कार को क्रिएट किया था, लेकिन पहले क्या होगा, उसका पेरेंट क्रिएट होगा। कार मूव हो रही है और फिर क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है मेमोरी से, व्हीकल डिस्ट्रॉय हुए, कार नहीं डिस्ट्रॉय हुई, कार मेमोरी में रह गई है। इसको हम बोलते हैं मेमोरी लीक। जीप जी क्रिएट हुई है, व्हीकल बनी है, जीप बनी है, जीप मूव हो रही है और व्हीकल रिमूव हो गई है, लेकिन उसका डिस्ट्रक्टर नहीं रिमूव हुआ, वो मेमोरी में रह गया है। अब मेमोरी में आपके पास थोड़ा थोड़ा गंद
पड़ा हुआ है तो आपकी मेमोरी ज़ाया हो रही है। इसको सेफली रिमूव हम कैसे करेंगे? हम सेफली ऐसे रिमूव करेंगे कि हम पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल कर देंगे कि भाई पेरेंट जब डिस्ट्रक्टर रन हो तो चाइल्ड वाला डिस्ट्रक्टर रन करो। तो चाइल्ड के डिस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली पेरेंट का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लिख देते हैं यहाँ पे वर्चुअल, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अब देखते हैं क्या होता है। व्हीकल, कार इज क्रिएटेड, कार इज मूविंग, कार इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी एंड पूरी सफाई कर दी उसने। फिर उसके बाद जीप क्रिएट हुई, जीप इज रिमूव फ्रॉम मेमोरी एंड व्हीकल रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, पूरी उसने सफाई कर ली। तो ये हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? यस सर।